हेलो। कैसे हो आप सब लोग? वागर्ती एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटी की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसके कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर है उसकी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले अध्याय में ये पिछले सेशन में ये डिस्कस किया था कि 2021 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं वो किस प्रकार आए हैं, उनका डिटेल एनालिसिस क्या हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड क्या हो सकता है। आज की हमारी क्लास में 2018 के पेपर जो 2018 माना जाता है, एक साल लेट हुआ था 2019 के आसपास, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा आज का भी टॉपिक यही रहेगा, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में 2021 की पेपर की सीरीज लंबी इसलिए हो गई थी क्योंकि उसमें 3 पेपर हुए थे, 3 डेज में पेपर हुए थे। आज वाले में कम सवाल है तो आप पूरा पेपर आसानी से देख सकते हो। 10-12 पॉलिटी के सवाल हैं तो 20-25 मिनट का जो भी होगा तो आप इसको देखिए और शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कुछ आप मुझे भी सिखा सकते हो, बहुत सारी गलतियां बता सकते हो और मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस परंपरा में हम आज पहला सवाल लेते हैं कड़ी में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहला तो यही होता है कि ये जनसंघ है क्या। जनसंघ अभी जो बीजेपी है उससे पहले इनकी एक शाखा चलती थी जो अभी भी चलती है, आरएसएस। उसमें भी एक सबसे मेन शाखा मानी जाती है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा से अलग होकर एक दल बना था जिसको जो राजनीतिक पार्टी तो सामान्य तौर पर पूरी तौर पे स्थापित नहीं हो पाई थी, पर बीजेपी की मदर पार्टी या पेरेंटल पार्टी बोला जा सकता है। उसकी स्थापना हुई थी 1951 में। स्थापना किसने की थी? स्थापना में सबसे मुख्य रोल था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ एक सदस्य थे जो संस्थापक में थे, अध्यक्ष थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उनके साथ थे दीनदयाल उपाध्याय जी। तो अगर सदस्यों के रूप में देखा जाए तो ये दोनों आंसर होते हैं, पर आरपीएससी ने आंसर इसको माना है। इसकी वजह थी कि संस्थापक अध्यक्ष थे और इन्होंने शुरुआत की थी, सदस्य बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी जुड़े। इनके साथ एक सदस्य और भी थे, बलराज शोधक। इस पार्टी की स्थापना दिल्ली में हुई थी और अभी ये पार्टी आगे इन्होंने चुनाव भी लड़े। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके बाद काफी चुनाव लड़े थे और इंदिरा गांधी को चैलेंज किया था इसके बाद इस पार्टी ने। और इसके बाद ये पार्टी जो बीजेपी में कुछ इसके हिस्से कन्वर्ट हो गए थे, कुछ पार्टियों के अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां बनी थी, तो ये बीजेपी के साथ जुड़ने वाली है, बीजेपी के सहयोगी दलों के रूप में मानी जाती है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। किस वर्ष हुई थी? 1951 में स्थापना हुई थी। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ज्वाइंट सिटिंग। तो संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। अब ये अपने को सत्य कथन बताना है, इसमें से कौन से सत्य कथन है? संविधान संशोधन विधेयकों पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है। संयुक्त बैठक क्या होती है? सबसे पहले तो आपको यह जानना है। संयुक्त बैठक ऐसा होता है कि लोकसभा के सदस्य जब कुछ सदस्य सहमत हो जाते हैं, जैसे सत्ता पक्ष हमेशा लोकसभा में हावी होता है, और उसके बिल के अप्रूवल के लिए जब बिल राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा या तो करती है बिल को पेंडिंग कर देती है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि राज्यसभा 6 महीने तक, जब विपक्ष उसमें पावरफुल होता है, सामान्य तौर पे ऐसा होता है, बहुत सालों बाद भी सत्ता पक्ष राज्यसभा पे उतना दबदबा नहीं जमा पाता जितना लोकसभा पे होता है। तो राज्यसभा में ऐसा हो जाता है कि विपक्ष 6 महीने, 12 महीने, 8 महीने तक बिल को पेंडिंग करवा देता है। अब इस पेंडिंग बिल का सॉल्यूशन करवाने के लिए संविधान में कुछ प्रोविजन किए गए जिसमें मुख्य रूप से ज्वाइंट सिटिंग बोली जाती है। कुछ मनी बिल का प्रोविजन अलग तरीके से किया जा सकता है कि आपको राज्यसभा की भूमिका कम हो जाती है, पर वो सभी मामलों में नहीं हो पाती। उसके लिए कुछ मनी बिल के कुछ अलग प्रोविजंस होते हैं। तो पर फिर भी आधार जैसे बिल में भी मनी बिल का लोकसभा अध्यक्ष ने पावर्स का यूज किया लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि ऐसी पावर्स का यूज बार बार इस तरह की सेंस में नहीं किया जाना चाहिए। ये आधार जैसा कोई मैटर होता है वो धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी उनकी उस बिल को खारिज नहीं किया गया और आगे बढ़े गए। अब ज्वाइंट सीटिंग में ऐसा होता है, दोनों दलों को आपस में साथ बिठाया जाता है,
दोनों सदनों को, दोनों सदनों के जो बहुमत के वोट है वो ऐड करके और वोटिंग करवा के उसमें जो जिसकी विन होती है वो बिल पास हो जाता है। अगर नो में हो जाता है, ए बोलते हैं जिसमें अस्वीकार किया हो जाता है, देन बिल अस्वीकार हो जाता है। अब सामान्य तौर पर स्वीकार हो जाता है क्योंकि लोकसभा में विपक्ष की बजाय सत्तापक्ष का दबदबा होता है। अराउंड 50% प्लस के आसपास सत्तापक्ष हो जाता है। उसके बाद भी अगर इसमें से कुछ हो राज्यसभा में तो इसमें से सदस्य तोड़ने की कोशिश करके या किसी भी तरीके से होता है तो बिल पास हो जाता है। अब इसके प्रोविजंस के बारे में जो ऑप्शन दिए हैं वो है भारतीय संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बिल्कुल सही है जो बात कर रहे हैं कि गतिरोध होगा तभी इस तरह की बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयक में बुलाई जा सकती है, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। संविधान संशोधन विधेयक है उसमें ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पूर्व संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 गलत कथन है ये। संविधान संशोधन विधेयक में दो तिहाई बहुमत या सदन में जो मौजूद सदस्य है उनका दो तिहाई या जब कुल सदस्य है उनका बहुमत 276 प्लस सदस्य तो कम कंपलसरी है उस वोटिंग में, प्लस अगर मौजूद है तो उन सदस्यों का 2/3 276 से भी ज्यादा हो सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, अपने का आंसर हो गया 1 और 2। इसमें यह हो गया कि एक अगर आप ये बोलना चाहो कि ज्वाइंट सीटिंग अभी तक कितनी बार की गई है तो ये सामान्य बार तीन बार तक ऐसा माना जाता है कि अभी तक कुल मिलाकर 3 बार ज्वाइंट। ये सवाल आ सकता है कि आज तक भारत में कितनी बार ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है या संयुक्त बैठक की गई है। एक तो ये है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अधिनियम 1961। उसके अलावा एक बैंक सेवा एक्ट था 1970 की तरह, बैंक सेवा आयोग। तो ये अधिनियम था, इसका ईयर कौन सा था मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। बैंक सेवा आयोग 1977। और एक आतंकवाद निवारण अधिनियम है उसमें इसका प्रावधान है, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002। इन तीनों में ज्वाइंट सेटिंग की गई थी। तीनों मामलों में सत्तापक्ष की जीत हुई और तीनों बिल स्वीकार कर लिए गए। तो ज्वाइंट सेटिंग के बारे में 3 चीजें हो गई। एक तो संविधान संशोधन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो सकती। दूसरी ये हो गई कि अब तक ये 3 बार ज्वाइंट सेटिंग हुई है। तीसरी बात ये हो सकती है, तीसरा तथ्य ये हो सकता है ज्वाइंट सेटिंग की चेयर का पर्सन वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो ये आप 3 फैक्ट याद कर सकते हो। अगला सवाल हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं। इस क्वेश्चन को आप दोनों में देख सकते हो, हिस्ट्री में भी देख सकते हो, पॉलिटी में देख सकते हो, पर इसमें स्टेटमेंट पॉलिटी वाले ज्यादा ठीक लगते हैं। प्रायः जब भारत में आजादी के बाद या के अधिनियमों से पहले, एक आजादी से पहले भी अधिनियमों की एक श्रृंखला रही थी। 1774 से लेकर 1947 तक कुछ अधिनियम बने थे। उसमें सबसे मुख्य अधिनियम माना जाता है वो 1935 का अधिनियम माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि 1935 का विधेयक को लगभग ये माना जाता है कि 50% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इस अधिनियम से प्रभावित है। नियम, प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, सदन कैसे चलेंगे, सदनों में ज्वाइंट सीटिंग जैसे प्रावधान भी से काफी तौर पे प्रभावित माने जाते हैं। अब इस अधिनियम ने क्या क्या किया, चेंजेस क्या क्या किया, तो एक तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। दूसरा ये हो गया, दूसरा संघीय न्यायालय की स्थापना की थी, बिल्कुल की गई थी। और प्रांतीय सहायता की स्थापना, प्रांतीय सहायता ऐसे हो गई 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अब 1919 के बाद 1935 तक आते आते ये हो गया कि प्रांत पूर्ण रूप से फ्रीडम वाले हो गए। प्रांतों को अभी वाली स्वायत्ता है वो उस समय हासिल हो गई थी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें, ए, बी और सी। अगला सवाल, अगले सवाल के लिए एक पेज डाला है, पीडीएफ डाला है। इसका वजह यह है कि आपको प्रस्तावना बार बार देखते हो फिर भी हम लोग याद नहीं करते। याद करने की वजह प्रस्तावना की यह हो सकती है कि डायरेक्ट प्रस्तावना से वर्ड्स का क्रम आता है। संविधान में प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। न्याय सबसे पहले हो गया, इसमें 3 शब्द 4 शब्द ये हो गए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता, दूसरा वर्ड हो गया स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता तीसरा वर्ड। अब आप मैच कर सकते हो। पहला वर्ड हो गया इसमें न्याय, स्वतंत्रता वाला 2 नंबर पर, स्वतंत्रता वाला तो 1 नंबर पर नहीं होगा। न्याय 1 नंबर पर चल रहा है, ठीक है, इसको एलिमिनेट करो। न्याय इसमें भी चल रहा है, समता सबसे लास्ट में। अब न्याय के बाद क्या स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है या समता है? तो न्याय के बाद स्वतंत्रता है, तो न्याय के बाद स्वतंत्रता वाला। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व है, समता और बंधुत्व है। प्रस्तावना लगभग ये होना चाहिए, आपको रटी होनी चाहिए। प्रस्तावना से पीएसआई को छोड़ो, आरएस और यूपीएससी तक में अभी तक सवाल गलत हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रस्तावना के सवाल, वर्ड का क्या मीनिंग है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे समाजवादी शब्द है, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। आपातकाल के समय जोड़ा गया, तो इस शब्द का हमेशा से ये विरोध किया जाता है कि किस तरीके से ये शब्द जोड़ा गया। इसकी प्रकृति हमेशा ये है कि लोकतंत्र के खिलाफ मानी जाती है, कैसे मानी जाती है, पर इस शब्द का हमेशा विरोध किया जाता है। एक राष्ट्र की एकता वर्ड था, अखंडता को भी यही जोड़ा गया था कि कुछ लोग राष्ट्र की अखंडता तोड़ने में, जैसा कि जेपी पे आरोप इंदिरा गांधी द्वारा लगाया जाता है, और इस शब्द को जोड़ने के लिए सरकार ने तो ये तर्क दिया था कि लोगों के कुछ करते हुए होने चाहिए, मूल करते हुए वो है, तो ये अखंडता वाला तत्व है। पर लोग इंटेंसली ये बोलते हैं कि सरकार इसमें विपक्ष को दबाने का कार्य करती है, और ये शब्द उस सेंस में यूज किया जाता है। मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो अभी संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले पता होनी चाहिए आपको कि संपत्ति का अधिकार क्या है। अभी संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में है, ठीक है। अब 300A से पहले संपत्ति का अधिकार किस में था? अभी 300 में ए में आया, और वो कैसे आया? तो संविधान में एक अनुच्छेद था 19(1)F, ये था फंडामेंटल राइट, संविधान का 19 का हिस्सा था, तो मूल अधिकार था। पर इस अनुच्छेद को लेके सरकार और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा तकरार रही, वो रही आज तक भी ये मानी जाती है, संपत्ति का अधिकार सरकार के सबसे, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मध्य विवादों का सबसे बड़ा कारण रहा है। सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर जैसे तत्व बनाए, तो जैसे मूल्य बनाए, तो उनमें भी संपत्ति के अधिकार का सबसे बड़ा योगदान रहा। ये कैसे रहा, क्या सारा, इसको हम पढ़ते हैं। 19(1)F से एक अमेंडमेंट हुआ संविधान में, इसको 25वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। इसमें संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 31C। 31 आर्टिकल सबसे ये होता है कि सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस अनुच्छेद में सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस किया वो 31 था। ये 31 अनुच्छेद ऐसा माना जाता है जिसने फंडामेंटल राइट की बजाय डीपीएसपी को ऊपर बनाया, नीति निर्देशक तत्वों को ऊपर बनाया। अब इसमें क्या किया, इस अनुच्छेद ने क्या बदला वो समझते हैं कि आर्टिकल 31C ने क्या बदला। 31C में कुछ प्रोविजन थे कि आर्टिकल जो 39B और C, ये क्या थे, वो बड़े होंगे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 से। 19 और B और C में यह था कि सरकार जो है वो संपत्ति का, जो कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, 20 बीघा की बजाय किसी के पास 500 बीघा, किसी के पास 5000 बीघा जमीन है, उसका विकेंद्रीकरण करेगी, अमीरों की संपत्ति को गरीबों में बांटेगी। और जो एक बुधान आंदोलन के प्रभावित माना जाता है, बुधान आंदोलन जैसे मूल्यों से जैसे संपत्ति का पूर्ण रूप से बंटवारा नहीं हुआ था क्योंकि वो अनऑफिशियल था, तो इस संपत्ति को बंटवारा करने, कुछ संपत्ति में सरकार के होने, कुछ संपत्ति का विलय करने, आपस में गांव की संपत्ति को बांटने के लिए यह आर्टिकल है कि संपत्ति का एक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सब लोगों के पास एक संपत्ति का हक होना चाहिए। इनके बीच आड़ा आता है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये कहता है कि सब कानून के सामने सम्मान है, न्याय की स्वतंत्रता है, सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है। तो सरकार ने इस आर्टिकल में हस्तक्षेप किया कि समानता, समता तो है,
पर ये सकारात्मक सेंस में होनी चाहिए, नेगेटिव सेंस में नहीं होनी चाहिए कि आपकी समानता है इसमें है कि कोर्ट जाने में, आपको बांटने में भी होनी चाहिए, संपत्ति को डिवाइड करने में भी होनी चाहिए। आर्टिकल 19 है वो आपको बहुत ज्यादा ये तो सीधे संबद्ध हो गया संपत्ति के अधिकार से, तो इसको तो कोई जरूरत ही नहीं थी, इसको तो हटाने के लिए पूरा खेल रचा गया था। आर्टिकल 14 ये था कि सुप्रीम कोर्ट से जाने के मनाही करने के लिए आर्टिकल से इसको ऊपर बनाया गया, संपत्ति का आर्टिकल इस तरीके से इसके बाद ये हुआ कि आर्टिकल 42 अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। इसमें भी संपत्ति के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए थे, सरकार और सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तकरार चल रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ केशवानंद भारती मामले के बाद सरकार भी कुछ थोड़ा बैकफुट पे आई। पर इसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, आपातकाल हटा, जनता दल की सरकार बनी और इस सरकार ने एक संपत्ति के अधिकार के मामले में एक इंटरफेरेंस किया। इंटरफेरेंस यह था कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं होगा, यह अधिकार अब जो सामान्य अधिकार बन जाएगा, जो सिर्फ नागरिकों के पास नहीं होगा, विदेशी व्यक्तियों के पास भी प्राप्त होगा। इस 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद यह संपत्ति का अधिकार वो 301 का हिस्सा बना और ये अब संपत्ति का अधिकार सामान्य अधिकार बन गया। इसके लिए आप ना तो हाई कोर्ट जा सकते हो ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में भी जाओ तो मूल अधिकारों को हनन के लेके नहीं जा सकते। आप एक इसमें कुछ अपवाद है उनको छोड़ दिया जाए तो अब यही है कि इसमें मूल अधिकारों को हनन का कोई केस नहीं बनता। अपवाद ये है कृषि भूमि अगर हो और अनाधिकारिक रूप से सरकार कोई उसको बाजार मूल्य से कम दरों पे अगर रेट देती है तब कृषि भूमि में होती है तो आप जा सकते हो। दूसरा, अल्पसंख्यकों की जो भूमि है उसको अगर सरकार हड़पती है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। तो 1 घंटे की क्लास हो सकती है, इतना फास्ट तो समझ नहीं आएगा क्योंकि 19, 39, 20 ही अपने आप में बहुत लेंथी आर्टिकल है, पर ठीक है क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में तो ये सीखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया आर्टिकल 19। अगला सवाल है, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है मात्र उस न्यायालयों के समक्ष, किसी भी न्यायालय के समक्ष, उस न्यायालय दोनों न्यायालयों में की जा सकती है। अब इन दोनों न्यायालयों के में बाइंडेशन का फर्क है कि कौन से कोर्ट के ऊपर बाध्यता है कि वो मूल अधिकारों के मामले में लोगों के साथ सहयोग करे, या नागरिक को जिसका मूल अधिकार हनन हुआ है उसके साथ कंपलसरी रूप से उनके मामले की सुनवाई करे। तो हाईकोर्ट के मामले में हाईकोर्ट पे ऐसी बाइंडिंग नहीं है, हाईकोर्ट मना भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है कि जब मूल अधिकारों का हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करना कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट को सुना जाना ही चाहिए। हाईकोर्ट 226 एक के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत इस अधिकार की सुनवाई करता है। कैसे करता है? उसमें बंदी प्रतिष्ठीकरण होता है, परमाधिकार होता है, बहुत सारे चीजें होती हैं, पर दोनों कोर्ट्स में सुनी जा सकती। कोई भी सेशन कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें इस तरह की सुनवाई नहीं की जा सकती। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? अब एक ही जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका ये होती है किसी व्यक्ति के मूल अधिकार या किसी भी अधिकार का हनन हुआ है और वो व्यक्ति इस तरीके से एबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में जा पाए, तो कोई भी एडवोकेट, समाज सेवी अपनी तरफ से कोर्ट में जाता है, कोर्ट में उसकी तरफ से पीआईएल लगाता है, जनहित, जनता के हित में याचिका लगाता है, पब्लिक लिटिगेशन लगाता है और सरकार और अन्य संस्थाओं से, सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं के बारे में खिलाफत करता है, सवाल जवाब करता है कि उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है, आप इस पे कैसा रिएक्शन कर रहे हो। जैसे आप पर्यावरण के मामले में जा सकते हो, इसमें एसपी गुप्ता मामला जनहित याचिकाओं के मामले में सबसे पॉपुलर मामला माना जाता है। पर्यावरण के मामले में गंगा नदी जैसे कैसे एक जीवित वस्तु के रूप में या जीवित इकाई के रूप में मानी गई, उसमें एसपी गुप्ता मामला माना जाता है। गुप्ता मामले में प्लास्टिक हटाने वाले माना जाता है। ताजमहल के जो ट्रॉपिकल जोन है उसमें कैसे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन लगाया कि प्लास्टिक जैसे उद्योग है वो शामिल नहीं होने चाहिए, उसमें एसपी गुप्ता मामला माना जाता है। अब जनहित याचिका शुरू तो हुई थी यूएसए में, एक मालबरी नामक केस हुआ था, उसमें जनहित याचिका की शुरुआत हुई। भारत में जनहित याचिका पीएन भगवती थे, वो एक आनंद कृष्णा नाम के जज थे, वो दोनों की चेयर थी, सिटिंग चेयर थी। उन्होंने भारत में जनहित याचिका स्टार्ट की थी। केस ये था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य,
हुसैन आरा खातून वर्सेज बिहार राज्य। केस ये था कि जो जेलों में कैदी है उनको एक सजा का फिक्स तो प्रावधान है कि 5 साल की सजा हो, 5 साल की सजा हो, 10 साल की सजा हो, पर कैदी हमेशा 5 साल से ज्यादा समय तक सजा काट लेते हैं। ये 5 साल तक ज्यादा समय तक सजा काट लेते हैं। ठीक है, 5 साल तक ज्यादा समय तक हाँ सजा काट लेते हैं। उस मामले में यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ऐसी परंपरा बंद होनी चाहिए, और हुसैनारा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए थे कि इस पब्लिक लिटिगेशन में कुछ एक एडवोकेट थे, उन्होंने ये लगाई, तो उसमें यह निर्देश दिया कि सभी राज्य अपने कैदियों की सूची आवंटित करें और सेंटर और सुप्रीम कोर्ट दोनों के साथ शेयर करें, और यहाँ से पब्लिक लिटिगेशन की शुरुआत हुई। ये परंपरा आगे बढ़ी। विशाखा गाइडलाइंस के बाद ये पीआईएल को पद लेवल है, पद है वो बहुत बढ़ गया। विशाखा दिशा निर्देश ऐसे थे कि जब दिल्ली में गैंगरेप हुआ तो सरकार के सामने कुछ मामले ये आए, वर्मा कमेटी की कुछ सिफारिश आई, एडवोकेटों ने ये शिकायत की कि सुरक्षा को मामले को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, तो ये विशाखा निर्देश बने, और उसमें यह हुआ कि पीआईएल का रोल बहुत बढ़ गया। तो इसका आंसर हो गया पीएन भगवती। स्टार्ट कैसे? यूएसए से स्टार्ट करने वाले सीजीआई कौन थे? पीएन भगवती। पीएन भगवती ने कौन से मामले में की थी? बिहार राज्य वर्सेस हुसैनारा खातून। ये मामला ये था कि जो बंदी है उनकी एक सजा का नियम परंपरा होनी चाहिए, नियम होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? सवाल ये हो गया, ये सवाल मुख्य तौर पे ये है कि भारतीय संविधान किन किन देशों से प्रभावित माना जाता है। तो मैंने पॉलिटी की पिछली सीरीज में भी ये बताया आपको कि किसी देश की प्रकृति ये तय करती है कि कौन सा देश किस तरह के संविधान बनाया होगा। भारत ने उनसे कौन से मूल्य लिए? जर्मनी जैसे संविधान में तानाशाही सरकार थी, उसमें क्या चीजें ग्रहण की गई हुई? आपातकाल में नागरिकों का हक छीन जाना। फ्रांस से क्या लिया होगा? फ्रांस में लिबरल ज्यादा रहे, समानता स्वतंत्रता जैसे मूल्य ले गए। कनाडा से ये चले गए, कनाडा जैसे देश थे उनमें संघ की पावर्स को हमेशा ज्यादा महत्व दिया गया था। तो अवशिष्ट शक्तियां क्या हो गई? 3 तरह की शक्तियां होती है। एक तो हो गई संघ की शक्तियां, संघ सूची जिसको बोलते हैं। एक होती है राज्य सूची। तीसरी हो गई समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और 4 नंबर पर आती है अवशिष्ट शक्तियां। ऐसी शक्तियां, इसमें होता है हमेशा केंद्र का रोल होता है, केंद्र की पावर्स एब्सोल्यूट पावर होती है, इसमें राज्य की एब्सोल्यूट पावर होती है, इसमें दोनों की पावर्स होती है, फिर भी इसमें सेंटर हमेशा स्टेट से ऊपर होता है, इसमें सेंटर की पावर हमेशा ज्यादा होती है। अवशिष्ट शक्तियां ऐसी है, ऐसे कुछ आगे मान लो कोई विषय आ गए, एआई आ गया, कुछ भी आ गया जिनको अभी डिफाइन नहीं किया गया। एआई हालांकि डिफाइंड है, उसमें संघ की पावर है, टेक्नोलॉजी उसमें संघ ज्यादा पावर रखता है हमेशा, पर ऐसी पावर्स जिनको डिफाइन नहीं किया गया है उनको अवशिष्ट शक्तियों में माना जाता है। ये शक्तियां संघ 1935 में तो ये था कि गवर्नर जनरल के पास थी, अब राष्ट्रपति के बजाय संघ के पास ये पावर्स आ गई। अवशिष्ट शक्तियों को डिसाइड कौन करता है? जब भी ऐसा कोई मामला फंसता है, कानून का फंसता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि अवशिष्ट शक्तियां क्या है, ना कि केंद्र सरकार या संसद। तो ये था। अब ये शक्तियां क्या कहां से ली गई? तो ये मैंने पहले बताया, कनाडा में हमेशा इस तरह की परंपरा रही है कि संघ को हमेशा ज्यादा तवज्जो दी गई है। अब कुछ ऐसे और भी है, ब्रिटेन से क्या ले गए? संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विस्वेदन। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट आजकल चलता है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि है वो किस देश से ली गई थी। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यूएसए, यूएसए से क्या लिया गया? ये आप देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर चुनाव के लिए जो विधि है वो तो आयरलैंड से ली गई है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो। अब इसमें एक और चीज ली गई कि यूएसए से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था, ना कि राष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया था। मौलिक अधिकार ली गई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्य ली गई थी, संविधान की प्रस्तावना ली गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, न्यायिक समीक्षा ली गई, जुडिशियल रिव्यू लिया गया था। तो ये सारे कनाडा में यही है, संघवाद का केंद्र प्रसार ग्रुप होना,
सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार ने क्षेत्राधिकार होना। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, 2021 में पीएसआई के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। यूएसएसआर अब रूस में समाजवादी देशों से हमेशा मौलिक कर्तव्य जैसे नागरिकों के कर्तव्य लिए जाते हैं, उन देशों में अधिकार से ज्यादा कर्तव्यों का महत्व है या बराबर महत्व होता है। फ्रांस में गणतंत्र स्वतंत्रता जैसे। और ये पीडीएफ है, आप सर्च करो, सर्च करो और अपने स्तर पर इसका ये प्रयास करो कि किस तरीके से इसमें से कुछ भाग है वो आप देख सकते हो कि कौन से सवाल बन सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना कि नए सवाल कैसे द्विसदन में। और इसमें भी सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है, तीन चीजों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। एक तो ब्रिटेन में कंफ्यूजन होता है, ब्रिटेन के साथ कंफ्यूजन होता है 1935 के एक्ट का। इसमें एक्ट का मेंशन नहीं किया, ब्रिटेन और 1935 का जो एक्ट है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज थी। तो अगर कभी सवाल ये आ जाता है कि ब्रिटेन और इसमें से किस में ले गए, तो आप अपने उसमें देखना। और जो पॉलिटी की प्रॉपर क्लास होगी उसमें आपको एक एक चीज ये बताएंगे कि इन पावर में किस तरीके से क्या रहा, प्रभावित होने का कारण क्या था, 1935 वाले एक्ट में क्या अलग रीजंस रहे। तो आज की पॉलिटी की क्लास में बस इतना ही। 10 सवाल 8-9 सवाल आए थे, 9 सवाल आए थे, एक सवाल को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया तो हमने भी नहीं रखा उस सवाल को। वजह ये थी कि उसमें 2-3 आंसर है, ऑप्शन है वो गलत थे। तो ये था, इस पीडीएफ को ठीक से देख लेना। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।